क्या आपको लगता है कि पैसा सिर्फ उन्हीं के पास होता है जो अमीर परिवार में पैदा हुए हों? क्या आपने कभी सोचा है मैं तो बस सैलरी से जी रहा हूं, निवेश और सेविंग्स मेरे बस की बात नहीं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी सोच को बदल देगा। आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जो हर उस इंसान के लिए है जो बिल्कुल जीरो से फाइनेंशियल हीरो बनना चाहता है, बिना जादू, बिना झूठे वादों, सिर्फ सच्चे और आजमाए गए तरीकों से। ब्रोक मिलेनियल बाय एरिन लॉरी एक ऐसी किताब जो आपको सिखाती है कि कैसे आप हर महीने की तंगी से बाहर निकल सकते हैं, कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं और एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिससे पैसा आपके लिए काम करे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर चैप्टर में छुपा है एक नया फाइनेंशियल मंत्र जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। शुरुआत करें बुक साम्राज्य के साथ, जहां किताबें बनाती हैं समृद्ध सोच। अध्याय 1, अपने पैसे से दोस्ती करें। क्या आपको पैसों से डर लगता है? क्या आप अपने बैंक बैलेंस को देखकर घबरा जाते हैं या महीने के अंत में ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि खर्च कहां गया? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन यही वो जगह है जहां ब्रोक मिलेनियल किताब का सफर शुरू होता है, आपको आपके पैसे से डर को दूर कर उससे दोस्ती कराना। लेखिका एरिन लॉरी इस पहले अध्याय में हमें एक बहुत ही अहम बात सिखाती हैं। अपने पैसे को नजरअंदाज करना आपकी सबसे बड़ी गलती है। वो कहती हैं कि जब तक आप अपने पैसों की सच्चाई का सामना नहीं करेंगे, तब तक आप फाइनेंशियल रूप से आजाद नहीं हो सकते। पैसे का इतिहास जानिए खुद का। सबसे पहला स्टेप है अपने पैसों की कहानी को समझना। एरिन बताती हैं कि हर इंसान का पैसे के साथ एक इतिहास होता है। जैसे आपका बचपन में पैसों को लेकर क्या अनुभव रहा? क्या आपके घर में पैसों की तंगी थी? क्या आपके पेरेंट्स ने पैसों को लेकर झगड़े किए? या फिर क्या आपको बचपन से सेविंग सिखाई गई? इन सारे अनुभवों ने आपके आज के फाइनेंशियल बिहेवियर को आकार दिया है। लेखिका हमें एक छोटा सा एक्सरसाइज देती हैं। बैठिए, एक कागज और पेन लीजिए, अपने पैसे से जुड़े पुराने अनुभवों को याद कीजिए। लिखिए कि बचपन में पैसों को लेकर आपने क्या सीखा। यह आत्मनिरीक्षण आपको बताएगा कि आप आज पैसे को लेकर कैसे सोचते हैं। पैसा एक उपकरण, एक भावना नहीं। एरिन कहती हैं, पैसा सिर्फ एक टूल है, कोई दुश्मन नहीं। लेकिन हम में से बहुत लोग पैसों से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। गिल्ट, शेम, एंजाइटी। इस अध्याय का मकसद है कि आप पैसों से दूरी बनाना बंद करें और उसे समझने लगें, सच्चाई का सामना करें। अब आती है सबसे जरूरी बात, अपने फाइनेंशियल स्टेटस की ईमानदारी से जांच। आपके पास कितना पैसा है? कितना कर्ज है? महीने का खर्च कितना है? क्या आप सेव कर रहे हैं? एरिन इसे फेसिंग योर फाइनेंसेस कहती हैं, यानी अपनी सच्चाई को जानना। ये कदम मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप पैसा मैनेज करना चाहते हैं तो ये स्टेप छोड़ना मतलब पूरी बिल्डिंग की नींव ही नहीं डालना। अंत में एक जरूरी सवाल, आपने आज तक कितनी बार अपने बैंक स्टेटमेंट को जानबूझकर नहीं देखा है, सिर्फ इस डर से कि कहीं कुछ बुरा ना दिख जाए? अब सोचिए, अगर आप ये डर मिटा दें तो क्या होगा? क्या आप तैयार हैं अपने पैसों को एक बार फिर से समझने, अपनाने और उस पर कंट्रोल लेने के लिए? तो अगले अध्याय में जानेंगे कि जब आप पैसे से दोस्ती कर लेते हैं, तब पहला असली कदम क्या होता है, बजटिंग की कला। अध्याय 2, बजट बनाना बांधना नहीं, आजादी देना है। जब आप बजट शब्द सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? पाबंदी, तंगी, मस्ती खत्म। लेकिन एरिन लॉरी कहती हैं, बजट आपकी आजादी की चाबी है, न कि आपकी आजादी की रुकावट। बजट इक्वल्स गिल्ट फ्री खर्च। एरिन इस अध्याय में कहती हैं कि बजट बनाना आपको गिल्ट फ्री खर्च करने की आजादी देता है। मतलब ये कि अगर आपने अपने पैसे को सही तरीके से बांटा है तो आप बिना पछतावे के शॉपिंग कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं या अपना कोई शौक पूरा कर सकते हैं, और वो भी बिना बैंक बैलेंस का डर लिए। बजट बनाना शुरू कैसे करें? एरिन एक सिंपल तरीका बताती हैं जिसे हम 3 बकेट बजट कह सकते हैं। 1, जरूरी खर्च, नीड जैसे किराया, खाना, बिजली का बिल, ट्रांसपोर्ट। 2, जरूरी नहीं लेकिन जरूरी लगते हैं, वॉन्ट्स जैसे बाहर खाना, OTT सब्सक्रिप्शन, शॉपिंग। 3, भविष्य की तैयारी, सेविंग्स और डेट रीपेमेंट जैसे इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट, कर्ज चुकाना। अब जब आप इन 3 कैटेगरी में अपना पूरा पैसा बांटते हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि कहां आपका पैसा बह रहा है और कहां कंट्रोल की जरूरत है। जीरो बेस्ड बजटिंग vs 50-30/20 रूल। लॉरी 2 बजटिंग मॉडल्स को समझाती हैं। 1, जीरो बेस्ड बजटिंग, जहां हर एक रुपए का हिसाब रखा जाता है, यानी आपकी आय का हर हिस्सा किसी न किसी कैटेगरी में बटा हुआ होना चाहिए। अंत में आपकी आय खर्च इक्वल 0 होनी चाहिए, बचत भी खर्च ही मानी जाती है। 2, 50-30/20 रूल। 50% जरूरतों पर, 30% इच्छाओं पर, 20% बचत और कर्ज पर। यह उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें ज्यादा डिटेलिंग पसंद नहीं है। फाइनेंशियल सेल्फ अवेयरनेस। इस अध्याय का एक और अहम बिंदु है खुद को पहचानना। क्या आप इमोशनल स्पेंडर हैं? क्या बोरियत में शॉपिंग करते हैं? क्या सेल देखकर आप अपनी सारी प्लानिंग भूल जाते हैं? लॉरी बताती हैं कि खुद की आदतें समझना बजट बनाने से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ट्रिगर नहीं पहचानते तब तक आप अपनी खर्च करने की आदतें नहीं बदल सकते। पैसा बचाने का मजेदार तरीका। लेखिका एक मजेदार आइडिया भी देती हैं, स्पेंड ट्रैकिंग चैलेंजेस।
7 दिन, 21 दिन या 30 दिन का चैलेंज लें। हर खर्च को ट्रैक करें, चाहे वो 10 रुपए की चाय ही क्यों ना हो। महीने के अंत में खुद को रिवॉर्ड दें, लेकिन बजट के अंदर रहकर। अंत में सवाल आपसे, क्या आपने कभी सच में अपना एक पर्सनल बजट बनाया है, या आप आज भी हर महीने सिर्फ सोचते हैं कि इस बार खर्च कम करेंगे और फिर वही कहानी दोहराई जाती है? अब समय है कि आप बजट से भागना बंद करें और उसे अपनाएं, क्योंकि वही है आपकी आजादी का पहला असली कदम। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कर्ज से निपटना कैसे सीखें और क्रेडिट कार्ड आपका दुश्मन नहीं बल्कि साथी कैसे बने। अध्याय 3, कर्ज से लड़ाई। क्रेडिट कार्ड आपका दुश्मन नहीं साथी बन सकता है। जब भी हम कर्ज या क्रेडिट कार्ड का नाम सुनते हैं, हमारे मन में एक डर बैठ जाता है, लेकिन एरिन लॉवरी इस अध्याय में बताती हैं कि अगर हम समझदारी से इस्तेमाल करें तो क्रेडिट कार्ड सिर्फ हमारी मदद कर सकता है, वो हमें डुबो नहीं सकता। असली समस्या क्या है? लॉवरी कहती हैं कि ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड से डरते हैं, लेकिन असल में डरना चाहिए अपनी आदतों से, क्योंकि प्लास्टिक कार्ड खुद आपको बर्बाद नहीं करता, हमारी खर्च करने की मानसिकता ही हमें फाइनेंशियली फंसा देती है। क्रेडिट कार्ड की ताकत को समझिए। लॉवरी क्रेडिट कार्ड को एक टूल की तरह पेश करती हैं, ठीक वैसे जैसे चाकू होता है। अगर सही इस्तेमाल करो तो खाना काट सकते हो, और अगर गलत इस्तेमाल करो तो खुद को घायल भी कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग कैसे किया जाए। 1, समय पर पूरा भुगतान करें। हर महीने का पूरा बिल समय पर चुकाना है, सिर्फ मिनिमम ड्यू नहीं, क्योंकि मिनिमम पेमेंट का मतलब है आप सिर्फ ब्याज को खिला रहे हो, कर्ज को नहीं मार रहे। 2, अपने खर्च को ट्रैक करें। लॉवरी बताती हैं कि आपको अपने कार्ड से होने वाले खर्च को ऐसे देखना चाहिए जैसे डेबिट कार्ड से खर्च हो रहा हो, यानी हर ट्रांजैक्शन पर नजर। 3, क्रेडिट स्कोर बनाइए, बिगाड़िए नहीं। लॉवरी बताती हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड को सही से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके क्रेडिट स्कोर को बढ़ा सकता है, जो भविष्य में लोन, होम ईएमआई या यहाँ तक कि नौकरी के लिए भी जरूरी हो सकता है। आपका स्कोर आपकी फाइनेंशियल साख है, इसीलिए इसे संभालना सीखिए। 4, क्रेडिट कार्ड से सिर्फ जरूरी खर्च करें। इंपल्स खरीदारी, यानी देखा और खरीद लिया, यही सबसे बड़ा दुश्मन है। लॉवरी कहती हैं, क्रेडिट कार्ड से खर्च वो करो जो आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते थे। बोनस टिप, अगर आप नए हैं तो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड से शुरुआत करें। इसमें आप पहले एक अमाउंट जमा करते हैं और उसी के आधार पर आपको लिमिट मिलती है। इससे रिस्क कम होता है। ये अध्याय हमें क्या सिखाता है? क्रेडिट कार्ड एक टूल है, न कि जाल। सही समय पर भुगतान, सीमित खर्च और ट्रैकिंग ही आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचा सकते हैं। आप अपने पैसे के मालिक हैं, प्लास्टिक कार्ड नहीं। अब सवाल आपसे, क्या आप अपने क्रेडिट कार्ड को कंट्रोल करते हैं या वो आपको? एरिन लॉवरी कहती हैं कि जब तक आप क्रेडिट को समझकर नहीं चलते, तब तक फाइनेंशियल आजादी का सपना अधूरा रह जाता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कर्ज की लत को कैसे तोड़ें और खुद को कैसे बाहर निकालें। अध्याय 4, उधारी का दलदल, कर्ज से बाहर निकलने की असली रणनीति। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप महीने दर महीने सिर्फ ईएमआई चुका रहे हैं, लेकिन कर्ज कम होने का नाम ही नहीं ले रहा? इस अध्याय में एरिन लॉवरी एक बेहद आम लेकिन गंभीर समस्या पर बात करती हैं, बढ़ते कर्ज से कैसे निपटा जाए और कैसे खुद को इस चक्रव्यूह से बाहर निकाला जाए। कर्ज से मुक्ति क्यों जरूरी है? लॉवरी बताती हैं कि कर्ज न सिर्फ आपके बैंक बैलेंस को खा रहा होता है, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और भविष्य की आजादी को भी निगल रहा होता है। जब आप अपने कर्ज में जकड़े हों तो आजादी असंभव है। एरिन लॉवरी, सबसे पहले जानिए आपका कर्ज कितना बड़ा है। लॉवरी का पहला कदम है रियलिटी चेक, मतलब कुल कितनी रकम आपको चुकानी है, किस किस को देनी है, ब्याज दर कितनी है, हर महीने आप कितना पे कर रहे हैं। अपने कर्ज की पूरी तस्वीर एक कागज पर उतार लीजिए। अगर आप देख नहीं रहे तो आप लड़ भी नहीं सकते। कर्ज चुकाने की 2 स्मार्ट स्ट्रैटेजीज। एरिन लॉवरी 2 मुख्य तरीकों की बात करती हैं। 1, डेट स्नोबॉल मेथड, बर्फ का गोला तकनीक। सबसे छोटे कर्ज को पहले चुकाइए, फिर उससे जो मनोबल बनेगा उसका इस्तेमाल अगला कर्ज चुकाने में करिए। धीरे धीरे बड़ा कर्ज भी पिघलने लगेगा। ये मनोवैज्ञानिक रूप से काम करता है, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी छोटे जीत मिलती हैं। 2, डेट एवलांच मेथड, हिमस्खलन तकनीक। सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज से शुरुआत करिए। ये आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा पैसा बचाने में मदद करेगा। लॉवरी कहती हैं कि आपकी चॉइस आपकी मानसिकता और स्थिति पर निर्भर करती है। अगर आप जल्दी परिणाम चाहते हैं तो स्नोबॉल, अगर ज्यादा सेविंग्स चाहते हैं तो एवलांच। ऑटोपे और बजटिंग, 2 गुप्त हथियार। लॉवरी सजेस्ट करती हैं कि आप कुछ भुगतानों को ऑटोपे पर सेट करें ताकि आप भूलें नहीं। साथ ही अपने खर्चों का एक जीरो बेस्ड बजट बनाएं, जहां हर पैसे का कोई न कोई काम हो। प्रत्येक डॉलर को यह बताया जाना चाहिए कि उसे कहां जाना है, अन्यथा वो भटक जाएगा। एक और जरूरी बात, अगर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है तो डेट कंसोलिडेशन या नेगोशिएशन पर भी विचार करें। लॉवरी कहती हैं कि बहुत बार कंपनियां आपकी ब्याज दर को कम करने या पेमेंट प्लान बदलने को तैयार होती हैं, बस आपको पूछना पड़ता है। इस अध्याय से हमें क्या सीखना चाहिए? कर्ज से भागना हल नहीं है, उसका सामना करना ही पहला स्टेप है। 2 स्मार्ट स्ट्रैटेजीज को अपनाकर आप किसी भी कर्ज से निकल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जंग आपके माइंडसेट की है।
अब सवाल आपसे, क्या आप आज से अपना पहला छोटा कर्ज खत्म करने की प्लानिंग शुरू कर सकते हैं? ब्रोक मिलेनियल हमें यही सिखाती है, आप चाहे जितने टूटे हुए क्यों ना हो, आप दोबारा जुड़ सकते हैं, बस शुरुआत करनी होती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे आपका रिश्ता पैसों के साथ कैसा है और क्या ये रिश्ता बदल सकता है। अध्याय 5, पैसा और रिश्ते, जब दिल और जेब टकराते हैं। पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट की बात नहीं है, ये हमारे रिश्तों में भी गहराई से जुड़ा होता है। एरिन लाउरी इस अध्याय में बात करती हैं कि पैसे को लेकर हमारे रिश्ते कैसे प्रभावित होते हैं, खासकर जब बात आती है लव, दोस्ती और परिवार की। जब प्यार और पैसा मिलते हैं, लाउरी कहती हैं कि आज की जनरेशन, खासकर मिलेनियल्स, कई बार इस उलझन में होते हैं। कौन डिनर का बिल भरेगा? क्या पार्टनर की कर्ज की जिम्मेदारी आपकी भी है? अगर दोनों की इनकम अलग अलग है तो खर्चे कैसे बांटे? एरिन के अनुसार ये टॉपिक जितना जल्दी और ईमानदारी से चर्चा कर लिया जाए उतना बेहतर। छिपी हुई फाइनेंशियल बातें बाद में रिश्ते तोड़ सकती हैं। मनी टॉक से डरे नहीं। लाउरी आपको सिखाती हैं कि रिलेशनशिप में पैसे की बात करना कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये हेल्दी रिलेशन की निशानी है। जल्दी बात करें, स्पष्ट बात करें और अक्सर बात करें। वो सजेस्ट करती हैं रिलेशनशिप के शुरू में ही इन बातों पर क्लियर हो जाएं। लोन या कर्ज की स्थिति, फाइनेंशियल गोल्स, स्पेंडिंग हैबिट्स, जॉइंट अकाउंट्स का इरादा है या नहीं, डेटिंग में पैसे कैसे हैंडल करें। अगर कोई व्यक्ति हर बार खर्चा करने में असहज महसूस करता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कंजूस है, शायद वो बजटिंग पे काम कर रहा हो। लाउरी कहती हैं पैसे को लेकर जजमेंटल मत बनिए, ऑनेस्ट बनिए। डेटिंग करते समय आप क्रिएटिव बजट फ्रेंडली डेट्स भी प्लान कर सकते हैं, ताकि ना प्यार कम हो ना पैसा। जब परिवार पैसे मांगे, ये एक बेहद संवेदनशील टॉपिक है। लाउरी कहती हैं कि अगर परिवार के किसी सदस्य को पैसों की जरूरत है तो सबसे पहले खुद से ये 3 सवाल पूछें। 1, क्या मैं ये पैसा देने में सक्षम हूं बिना खुद को डैमेज किए? 2, क्या ये गिफ्ट होगा या लोन? 3, क्या इससे रिश्ता खराब हो सकता है? अगर आप लोन दे रहे हैं तो सब कुछ लिखित में रखिए, जैसे एक समझौता। दोस्तों के साथ पैसे का मामला, जब आप ग्रुप डिनर करते हैं तो बिल कैसे बांटा जाए? अगर कोई दोस्त बार बार उधार लेता है और लौटाता नहीं, लाउरी का सुझाव है बाउंड्री बनाइए। फ्रेंडशिप और फाइनेंसेस को क्लैरिटी की जरूरत होती है, नहीं तो एक दिन दोनों टूट सकते हैं। इस अध्याय से हमें क्या सीखना चाहिए? पैसे की बात रिश्तों में करना मुश्किल जरूर है, पर जरूरी भी है। ऑनेस्टी, बाउंड्रीज और क्लियर एक्सपेक्टेशंस ही फाइनेंशियल सेहत को बचाते हैं। रिश्तों की गहराई पैसे से नहीं, लेकिन पैसे की समझदारी से बनती है। अब सवाल आपसे, क्या आपने कभी किसी रिश्ते में पैसे को लेकर अनकंफर्टेबल महसूस किया है और आपने उससे कैसे निपटा? इस किताब का यही कमाल है, ये सिर्फ पैसा नहीं सिखाती, पैसा जीना सिखाती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे जब जिंदगी जरा बिगड़ जाए तब फाइनेंशियल बैलेंस कैसे बनाए रखें। अध्याय 6, जब जिंदगी पटरी से उतर जाए, क्राइसिस में पैसे कैसे संभालें। एरिन लाउरी इस अध्याय में एक बहुत ही जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली बात करती हैं, पैसों की तैयारी जब जिंदगी अनचाही दिशा में चली जाती है। चाहे वो नौकरी का जाना हो, मेडिकल इमरजेंसी या किसी जरूरी चीज का अचानक खर्च, अगर आपके पास पहले से तैयारी नहीं है तो ऐसी सिचुएशन आपको अंदर से तोड़ सकती है। इमरजेंसी फंड आपकी फाइनेंशियल ढाल। लाउरी के अनुसार हर व्यक्ति को एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाना चाहिए, और वो भी ASAP, यानी जितना जल्दी हो सके। इमरजेंसी फंड आपके लिए वो पैराशूट है जो आपको फाइनेंशियल फ्री फॉल से बचा सकता है। वो कहती हैं कि अगर आपकी इनकम अनस्टेबल है तो इमरजेंसी फंड और भी जरूरी है। कितना होना चाहिए इमरजेंसी फंड? लाउरी सजेस्ट करती हैं कम से कम 3 से 6 महीने का खर्चा इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। अगर आप फ्रीलांसर हैं या आपके पास स्टेबल जॉब नहीं है तो 6 से 9 महीने का खर्चा रखें। ये फंड ऐसी जगह रखें जहां जरूरत पड़ने पर आप तुरंत निकाल सकें, जैसे हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट, लेकिन वो पैसा आपकी नजरों से दूर भी रहे। इमरजेंसी फंड बनाने का फॉर्मूला। एरिन कहती हैं कि आप अपने इमरजेंसी फंड को एक बड़े माउंटेन की तरह मत देखिए, उसे छोटे छोटे गोल्स में बांट दीजिए। उदाहरण, पहले 5,000 रुपए जमा करें, फिर 10,000 रुपए, फिर 1 महीने का खर्चा, फिर 3 महीने का। छोटे टारगेट जल्दी पूरे होंगे और आपको मोटिवेशन मिलेगा। जब फंड नहीं होता तब? लाउरी बताती हैं कि अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है और अचानक कोई संकट आ जाए तो सबसे पहले आपको 1, अपने खर्चों को तेजी से रिव्यू करना है, कौन से खर्चे तुरंत बंद किए जा सकते हैं। 2, अपनी इनकम के नए रास्ते तलाशने हैं, पार्ट टाइम, गिग्स, फ्रीलांस। 3, क्रेडिट कार्ड से बचना है, वरना आप और कर्ज में फंस सकते हैं। इस अध्याय से क्या सीखें? जिंदगी कभी भी ट्रैक से उतर सकती है, पैसों की तैयारी ही आपका सहारा बनती है। इमरजेंसी फंड आपकी फाइनेंशियल आत्मनिर्भरता का आधार है। धीरे धीरे छोटे स्टेप से शुरुआत करें, लेकिन शुरुआत जरूर करें। अब सोचिए, अगर कल कुछ ऐसा हो जाए जो आपने सोचा भी नहीं था, कि आप तैयार हैं? लोरी कहती है पैसे से आप सब कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजों को कंट्रोल करने की तैयारी आपको ताकत देती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे आपके पैसे कहां जाते हैं और कैसे आप उसका ट्रैक रख सकते हैं। अध्याय 7, आपके पैसे कहां जा रहे हैं, खर्चों का सही ट्रैक कैसे रखें।
एरिन लाउरी इस अध्याय की शुरुआत एक सीधा सवाल पूछकर करती हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके पैसे हर महीने कहाँ जाते हैं? अधिकतर लोग जवाब देते हैं, नहीं, बस खर्च हो जाते हैं। और यही सबसे बड़ी समस्या है, मनी ट्रैकिंग का महत्व। लाउरी के मुताबिक अगर आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने पैसों की मूवमेंट पर नजर रखनी होगी, जैसे कोई डिटेक्टिव किसी केस की इन्वेस्टिगेशन करता है। वो कहती हैं, आप अपने पैसों पर कंट्रोल तभी पा सकते हैं जब आप जानते हो कि वो जा कहां रहे हैं। खर्च ट्रैक करने के आसान तरीके। एरिन आपको 3 सिंपल स्टेप्स बताती हैं जिससे आप अपने खर्चों को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। 1, 3 महीने का खर्चा उठाइए अपने बैंक स्टेटमेंट और कार्ड ट्रांजैक्शन देखिए। 2, हर खर्चे को कैटेगरी में बांटिए, जैसे रेंट, खाना, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, सब्सक्रिप्शन आदि। 3, पैटर्न खोजिए, कहां सबसे ज्यादा जा रहा है, क्या वो जरूरी है। ये काम एक बार कर लेने के बाद आपको अपने खर्च करने के नेचर की असली तस्वीर दिखेगी। टूल्स का इस्तेमाल करें। लाउरी कुछ डिजिटल टूल्स और ऐप्स सजेस्ट करती हैं। मिंट, YNAB, यू नीड अ बजट, स्प्रेडशीट्स अगर आप मैन्युअली करना चाहें। इनमें से कोई भी टूल चुनें, लेकिन सबसे जरूरी बात इसे फॉलो करें। शुरुआत में थकाऊ लग सकता है, लेकिन जल्द ही ये आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल आदत बन जाएगी। मैं इतना कमाता ही नहीं, ये बहाना बंद करें। लाउरी कहती हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि ट्रैक करें, वो सबसे पहले ट्रैकिंग की जरूरत में होते हैं। जब आप खर्च ट्रैक करते हैं तभी आपको दिखता है कि कहां आप बिना सोचे पैसे उड़ा रहे हैं, शायद हर हफ्ते बाहर खाना या फालतू सब्सक्रिप्शन। मन की चाल को समझिए। लाउरी इस बात को भी समझाती हैं कि हम अक्सर इमोशनल खर्च करते हैं, जैसे मूड खराब है तो शॉपिंग कर ली, बोरियत में ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। पैसे खर्च करते समय अगर आप सच में सोचेंगे तो आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स में बड़ा बदलाव आएगा। इस अध्याय की सीख, अगर आप नहीं जानते कि पैसा कहां जा रहा है तो आप कभी उसे सही जगह नहीं पहुंचा सकते। खर्च ट्रैक करना रोकने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए है। जब आप समझ जाते हैं तभी आप कंट्रोल कर सकते हैं। एरिन लाउरी आपको याद दिलाती हैं, हर खर्चा एक चॉइस होता है और जब आप उसे देख पाते हैं तो बेहतर चॉइस करना आसान हो जाता है। अब तैयार हो जाइए अगले अध्याय के लिए, जहां हम बात करेंगे बजट, आजादी छीनने वाला सिस्टम नहीं बल्कि आजादी पाने का रास्ता है। अध्याय 8, बजट बनाना आजादी का रोड मैप, न कि पाबंदी। एरिन लाउरी इस अध्याय में एक बेहद जरूरी भ्रांति को तोड़ती हैं। बजट बनाना कोई सजा नहीं है, यह आपकी आर्थिक आजादी का रास्ता है। बहुत से लोग बजट शब्द सुनते ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो जिंदगी खत्म, ना घूमना, ना खाना, ना शॉपिंग। लेकिन लाउरी बताती हैं कि बजट बनाना दरअसल आपको इच्छा के मुताबिक खर्च करने की ताकत देता है, बिना गिल्ट के, बिना उधार के। बजट क्या है? एरिन कहती हैं, बजट का मतलब है आपके पैसे को एक प्लान देना ताकि हर डॉलर आपको आपकी जिंदगी के लक्ष्यों की तरफ ले जाए। यह आपकी कमाई को नियमित, उद्देश्यपूर्ण खर्च में बदलता है। बजट बनाने के 4 आसान स्टेप्स। 1, अपनी इनकम जानिए, कितनी सैलरी आ रही है, क्या साइड इनकम भी है। 2, खर्चों को ट्रैक करें, जैसा आपने पिछले चैप्टर में सीखा, रेंट, खाना, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, सेविंग आदि। 3, हर कैटेगरी के लिए लिमिट तय करें, खाने पर 8,000 रुपए से ज्यादा नहीं, सब्सक्रिप्शन 500 रुपए के अंदर आदि। 4, हर महीने रिव्यू करें, क्या आप बजट के अंदर हैं, कहां फिसले, कहां बचाया। बजट के टाइप्स एरिन बजट के कुछ लोकप्रिय प्रकार भी बताती हैं। 1, जीरो बेस्ड बजट, हर रुपए का काम तय करें, कुछ भी फालतू न रहे। 2, 50-30-20 रूल, 50% नीड्स, 30% वांट्स, 20% सेविंग्स, डेट रिपेमेंट। 3, वैल्यूज बेस्ड बजट, अपने जीवन मूल्यों के हिसाब से पैसा खर्च करें, जैसे अगर ट्रैवल जरूरी है तो वहां ज्यादा एलोकेट करें। बजट से डर क्यों लगता है? लाउरी बताती हैं कि लोग अक्सर 3 वजहों से बजट नहीं बनाते। 1, उन्हें लगता है कि ये बहुत मुश्किल होगा। 2, उन्हें डर लगता है कि मजा खत्म हो जाएगा। 3, उन्हें शर्म आती है कि वो कितना वेस्ट करते हैं। लेकिन वो कहती हैं, बजट आपके दुश्मन नहीं, आपका सबसे अच्छा दोस्त है। ये न सिर्फ आपको आज पैसे बचाने देता है, बल्कि आपको भविष्य के बड़े सपने पूरे करने का रास्ता देता है। एक प्रेरणादायक उदाहरण, लाउरी एक महिला की कहानी बताती हैं जिसने 1 साल तक वैल्यूज बेस्ड बजट अपनाया और न सिर्फ 1.5 लाख रुपए बचाए, बल्कि अपने ड्रीम यूरोप ट्रिप पर भी गई बिना किसी लोन के। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने हर खर्च को एक मकसद के साथ जोड़ा। इस अध्याय की मुख्य सीख, बजट इक्वल्स आजादी की योजना। जब आप पैसे का प्लान बनाते हैं तो आप जिंदगी का प्लान बना रहे होते हैं। बजट आपको गिल्ट से नहीं, बेहतर निर्णयों से जोड़ता है। एरिन इस अध्याय के अंत में कहती हैं, बजट बनाना आपकी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लेने जैसा है। तो अब आप तय करें, क्या आप अपने पैसों के पीछे भागेंगे या पैसे को आपके पीछे चलाना सिखाएंगे। अगले अध्याय में हम बात करेंगे उस सवाल की जो लगभग हर युवा के मन में होता है, क्या मुझे अपने पेरेंट्स से पैसे मांगने चाहिए। अध्याय 9, क्या मैं अपने माता पिता से पैसे मांग सकता हूँ। इस अध्याय में एरिन लाउरी एक बहुत ही भावनात्मक और संवेदनशील विषय को छूती है, क्या वयस्क बनने के बाद अपने माता पिता से आर्थिक मदद लेना सही है।
आज की दुनिया में जब जॉब मार्केट अनिश्चित है, स्टूडेंट लोन भारी है और महंगाई आसमान पर है, बहुत सारे मिलेनियल्स को कभी न कभी आर्थिक सहारे की जरूरत पड़ती है। लेकिन सवाल है, क्या इससे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचती है, या क्या ये एक समझदारी भरा आर्थिक निर्णय हो सकता है? पैसा मांगना इक्वल्स असफलता? लाउरी कहती हैं कि बहुत से युवाओं को ये लगता है कि अगर उन्होंने अपने पेरेंट्स से पैसे लिए तो वो फेल हो गए। लेकिन वो समझाती हैं, असफलता तब नहीं होती जब आप मदद मांगते हैं, असफलता तब होती है जब आप बिना प्लान के खुद को और मुश्किल में डाल देते हैं। मदद कब लेनी चाहिए? एरिन कहती हैं, पैसे मांगने से पहले 3 बातें सोचिए। 1, क्या ये एक बार की इमरजेंसी है या लगातार की जरूरत? अगर ये किसी मेडिकल इमरजेंसी जैसी स्थिति है तो मदद लेना समझदारी है। 2, क्या आपके पास रीपेमेंट की योजना है? अगर हाँ, तो गिल्ट की कोई बात नहीं। 3, क्या आपके और आपके पेरेंट्स के बीच क्लियर बाउंड्रीज हैं ताकि भावनात्मक दबाव न बने? ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है। लाउरी समझाती हैं कि अक्सर पैसे का लेन देन परिवार में भावनात्मक उलझनों को जन्म देता है। जैसे, मैंने तो उसकी पढ़ाई में पैसे लगाए थे, अब मेरी बात नहीं मानता। तुम्हारे खर्चे बहुत बिगड़े हुए हैं, इसीलिए मदद मांग रहे हो। इसलिए एरिन कहती हैं कि पैसे की मदद लेने से पहले इमोशनल एक्सपेक्टेशन को भी समझना बहुत जरूरी है। अगर मदद लेनी ही है तो लाउरी कुछ जरूरी सुझाव देती हैं। लिखित समझौता करें, कितनी राशि, कब तक लौटानी है। इंटरेस्ट देना भी कंसिडर करें ताकि सीरियसनेस दिखे। फाइनेंशियल प्लान साझा करें, आप किस तरह इस स्थिति से निकलेंगे। एक अहम सलाह, अगर माता पिता आपको गिफ्ट के तौर पर पैसे देना चाहें तो भी क्लियर कम्युनिकेशन जरूरी है ताकि बाद में कोई शिकायत या दबाव न बने। एक प्रेरक उदाहरण, एरिन एक युवक का उदाहरण देती हैं जो NYC में बेरोजगार हो गया। उसके माता पिता ने 3 महीने तक उसका रेंट भरने में मदद की, लेकिन हर महीने के अंत में उसे एक रिपोर्ट देनी होती थी कि वो जॉब पाने के लिए क्या कर रहा है। इससे युवक पर जिम्मेदारी बनी और 2 महीने में ही उसे नौकरी मिल गई। इस अध्याय की मुख्य सीख, माता पिता से पैसे लेना गलत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। मदद मांगना आपकी कमजोरी नहीं, आपकी वित्तीय समझदारी का हिस्सा हो सकता है। क्लियर कम्युनिकेशन और प्लानिंग आपको गिल्ट से बचाता है। एरिन अंत में कहती हैं, पैसे मांगना आपकी कहानी का अंत नहीं, एक नया अध्याय हो सकता है अगर आप इसे सही तरीके से लिखें। अब अगला सवाल आता है, अगर मैं शादीशुदा हूं तो क्या मुझे अपने पार्टनर से पैसे छिपाकर रखने चाहिए? अगले अध्याय में बात करेंगे इसी वित्तीय विश्वास और गोपनीयता के बारे में। अध्याय 10, क्या मुझे अपने पार्टनर से पैसे छिपाकर रखने चाहिए? एरिन लाउरी इस अध्याय में एक बेहद जरूरी और संवेदनशील मुद्दे को उठाती हैं, प्यार और पैसे का मेल कैसे हो और क्या फाइनेंशियल पारदर्शिता आपके रिश्ते के लिए जरूरी है। बहुत से लोग अपने पार्टनर से अपनी आमदनी, खर्चे, कर्ज या सेविंग्स की सही जानकारी नहीं देते। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये प्राइवेसी है या धोखा? प्यार में पैसे की जगह लाउरी कहती हैं कि कोई भी रिश्ता, चाहे नया हो या शादीशुदा, एक तरह की फाइनेंशियल टीम वर्क की तरह होता है। लेकिन बहुत से लोग फाइनेंशियल इनफिडेलिटी यानी आर्थिक धोखेबाजी करते हैं। इसके उदाहरण, क्रेडिट कार्ड का छुपा हुआ बिल, गुप्त सेविंग अकाउंट, ऑनलाइन शॉपिंग की असली कीमत न बताना। लेकिन लोग ऐसा क्यों करते हैं? लाउरी बताती हैं कि लोग कुछ कारणों से पैसे छिपाते हैं। 1, शर्म और अपराध बोध, गिल्ट, जैसे कि बहुत ज्यादा खर्च कर देना और डरना कि पार्टनर क्या कहेगा। 2, पुराने अनुभव, बचपन में पैसे को लेकर झगड़े देखे हों तो पार्टनर से सब कुछ शेयर करने में डर लगता है। 3, स्वतंत्रता की भावना, मेरे पैसे हैं, मैं जैसे चाहूं खर्च करूं, ये सोच भी छुपाव को बढ़ावा देती है। एरिन की राय क्या है? वो कहती हैं, पैसा छुपाना सिर्फ प्रॉब्लम से बचने का तरीका नहीं है, बल्कि एक और बड़ी प्रॉब्लम को जन्म देना है। अगर पार्टनर को पता चलता है कि आपने कुछ छुपाया तो ट्रस्ट टूटता है और रिलेशनशिप में दरार आ सकती है। समाधान क्या है? लाउरी कुछ बेहतरीन सुझाव देती हैं। 1, फाइनेंशियल डेट नाइट रखें। एक दिन बैठकर सिर्फ पैसे की बात करें। कितनी इनकम है, क्या क्या खर्चे हैं, कर्ज कितना है। 2, जॉइंट जोड़ सेपरेट अकाउंट्स का बैलेंस बनाएं। कुछ खर्चे मिलकर करें और कुछ व्यक्तिगत जरूरतों के लिए अलग रखें। 3, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन शुरू से करें। रिलेशनशिप की शुरुआत में ही अपनी फाइनेंशियल स्थिति साफ साफ बताएं। एक दिलचस्प उदाहरण, लाउरी एक कपल का उदाहरण देती हैं जहां पति ने पत्नी से छुपाकर एक बड़ा पर्सनल लोन ले लिया और जब वो बात सामने आई तो रिश्ता लगभग टूट ही गया। लेकिन जब उन्होंने एक फाइनेंशियल थेरेपिस्ट से मदद ली तो वो समझ सके कि ये धोखा नहीं था, बल्कि डर और शर्म के कारण हुआ छुपाव था। इस अध्याय की मुख्य सीख, पैसे की पारदर्शिता रिश्ते की मजबूती की नींव है। अगर आप प्यार में हैं तो पैसे की बातें छुपाना धीरे धीरे उस रिश्ते को खोखला कर सकता है। संवाद, समझदारी और विश्वास, ये 3 चीजें आपके वित्त और रिश्ते दोनों को संभाल सकती हैं। एरिन अंत में कहती हैं, पैसा छुपाने से रिश्ता नहीं बचता, बल्कि धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर आप साथ कमाना और जीना चाहते हैं तो साथ बैठकर बात भी करनी होगी। अब बात होगी एक और बड़े विषय की, अगर मैं शादी कर रहा हूं तो क्या मुझे प्री नप्चुअल एग्रीमेंट प्रीनप बनवाना चाहिए? क्या ये रिश्ते की शुरुआत से ही शक का इशारा है या समझदारी? अध्याय 11,
क्या मुझे प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट प्रीनप बनवाना चाहिए? शादी का मतलब प्यार है, भरोसा है, लेकिन क्या इसका मतलब ये भी है कि पैसे की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जाए? एरिन लाउरी इस अध्याय में एक बहुत संवेदनशील और कम बात की जाने वाली चीज पर खुलकर बात करती हैं, प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट, जिसे शॉर्ट में प्रीनप कहा जाता है। प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट क्या होता है? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक कानूनी समझौता होता है जो शादी से पहले पति पत्नी आपस में करते हैं। इसमें तय होता है कि शादी के दौरान कमाई हुई संपत्ति में किसका कितना हिस्सा होगा, शादी टूटने की स्थिति में क्या क्या बंटवारा कैसे होगा, पुराने कर्ज या जिम्मेदारियां किसकी रहेंगी, जरूरत क्यों पड़ती है। लाउरी कहती हैं कि ये सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होता, ये एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जो आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने में मदद करता है, खासकर तब जब आप में से कोई एक बहुत ज्यादा कमाता है। एक पार्टनर के पास पहले से संपत्ति या निवेश है, पहले से कोई बच्चा है या अलिमनी देनी है, लेकिन क्या ये प्यार पर शक है? एरिन कहती हैं कि प्रीनप प्यार को कमजोर नहीं करता, बल्कि भविष्य की अनिश्चितता को समझदारी से हैंडल करने की तैयारी है। जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम मरना चाहते हैं, बल्कि हम जिम्मेदार होते हैं। बातचीत कैसे शुरू करें? लाउरी समझाती हैं कि इस टॉपिक पर बातचीत करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ बातें मदद कर सकती हैं। 1. जल्दी शुरुआत करें। शादी से पहले फाइनेंशियल टॉपिक्स पर खुलकर बात करें, खासकर अगर आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग अलग है। 2. इसे एक टीम डिस्कशन की तरह देखें, मैं और तुम की बजाय हम के नजरिए से बात करें। 3. एक वकील से सलाह लें, हर राज्य का कानून अलग होता है, इसलिए किसी प्रोफेशनल की मदद जरूरी है। ध्यान देने वाली बातें, प्रीनप बनाने का मतलब ये नहीं कि आप शादी टूटने की उम्मीद कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप पहले से तैयार हैं अगर जिंदगी कभी उलझ जाए। शादी में प्यार जरूरी है, लेकिन पैसे पर भरोसे के बिना वो रिश्ता टिकता नहीं। एक उदाहरण, लाउरी एक कपल का उदाहरण देती हैं जहां पति एक स्टार्टअप चलाता था और पत्नी एक सरकारी नौकरी में थी। दोनों की कमाई, करियर ग्रोथ और फाइनेंशियल रिस्क एकदम अलग थी। उन्होंने शादी से पहले प्रीनप किया, जिससे दोनों को ये भरोसा था कि अगर रिश्ता बना रहता है तो सब कुछ साथ होगा, और अगर कभी अलग होना पड़ा तो चीजें सम्मानजनक ढंग से सुलझेंगी। इस अध्याय से सबसे बड़ा सबक, बात करना सबसे जरूरी है, चाहे वो प्यार हो या पैसे। प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट सिर्फ पैसों की सुरक्षा नहीं, एक फाइनेंशियल ट्रस्ट बिल्डर है। अगर आप सच में अपने रिश्ते को भविष्य में भी सुरक्षित और सम्मान से निभाना चाहते हैं, तो ऐसी बातचीत को टालिए मत। अगले अध्याय में एरिन बात करेंगी, जब आपका पार्टनर कर्ज में डूबा हो तो क्या करें, क्या प्यार उस बोझ को भी झेल सकता है? अध्याय 12, जब आपका पार्टनर कर्ज में डूबा हो तो क्या करें। प्यार में सब कुछ माफ हो सकता है, लेकिन क्या कर्ज भी? इस अध्याय में एरिन लाउरी एक बेहद आम लेकिन तनावपूर्ण स्थिति पर बात करती हैं, जब आपका पार्टनर भारी कर्ज में होता है और आप उससे शादी करने की सोच रहे होते हैं। सच का सामना। लोरी कहती हैं, प्यार में बहुत कुछ छुपाया जा सकता है, लेकिन कर्ज उन चीजों में से नहीं है। जब दो लोग एक रिश्ता शुरू करते हैं तो उनका अतीत भी साथ आता है, और अगर उस अतीत में स्टूडेंट लोन, क्रेडिट कार्ड डेब्ट या पर्सनल लोन शामिल हो तो उसे नजरअंदाज करना एक बड़ी गलती हो सकती है। पहला कदम, बातचीत की हिम्मत। एरिन साफ कहती हैं, सबसे पहले सच्चाई जानना जरूरी है। आपको अपने पार्टनर से खुलकर ये पूछना चाहिए, कितने पैसे का कर्ज है, किस तरह का कर्ज है, स्टूडेंट लोन, क्रेडिट कार्ड, टैक्स ड्यूज आदि, हर महीने कितनी ईएमआई जाती है, वो इसे चुकाने की प्लानिंग कैसे कर रहे हैं। लाल झंडे, रेड फ्लैग्स। लाउरी कुछ संकेत बताती हैं जो चेतावनी हो सकते हैं। 1. अगर पार्टनर बात करने से बचता है। 2. हर महीने लोन का पेमेंट नहीं करता। 3. क्रेडिट कार्ड का बैलेंस बढ़ता ही जा रहा है। 4. फाइनेंशियल जिम्मेदारियों से भागता है। ऐसे में शादी करने से पहले सोच विचार करना जरूरी है। टीम बनिए, टीचर नहीं। एरिन कहती हैं कि अगर आपका पार्टनर सुधार की कोशिश कर रहा है तो उसे शर्मिंदा करने की बजाय साथ दीजिए। उनके वित्तीय माता पिता मत बनो, उनके वित्तीय साझेदार बनो। साथ मिलकर बजट बनाएं, कर्ज चुकाने की योजना तय करें और उन्हें मोटिवेट करें। प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। एरिन ये सुझाव देती हैं, 1. फाइनेंशियल प्लानिंग साथ मिलकर करें, बजट बनाएं और शेयर्ड गोल सेट करें। 2. डेट को पारदर्शी रखें, आपस में डेट के प्रोग्रेस पर मंथली चेक इन करें। 3. जॉइंट अकाउंट खोलने से पहले सोचें, जब तक कर्ज साफ न हो शेयर्ड फाइनेंसेस से बचें। 4. सपोर्टिव रहें, लेकिन अपनी लिमिट तय करें, पार्टनर की गलती का बोझ खुद पर न लें। एक कहानी से सीख। लाउरी एक कपल का उदाहरण देती हैं। लड़की ने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड $50,000 के कर्ज में था। वो घबराई, लेकिन उसने भागने की बजाय बातचीत शुरू की। उन्होंने साथ बैठकर एक प्लान बनाया और कुछ ही सालों में कर्ज खत्म कर दिया। उनका रिश्ता भी और मजबूत हुआ। इस अध्याय की सीख, प्यार में फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। अगर आपका पार्टनर सुधार की कोशिश कर रहा है तो उसके साथ चलिए, लेकिन अपनी फाइनेंशियल सेहत को दांव पर मत लगाइए। रिश्ते में भरोसा हो, लेकिन आंख बंद ना करें। अगले अध्याय में एरिन बात करेंगी, क्या जॉइंट बैंक अकाउंट खोलना चाहिए या नहीं।
चैप्टर 13, जब प्यार और पैसे टकराते हैं। इस अध्याय में एरिन लाउरी बात करती हैं कि जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो पैसे से जुड़ी बातें अक्सर अनकही रह जाती हैं। लेकिन अगर आप अपने रिश्ते को मजबूत और लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं तो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। लेखिका बताती हैं कि जोड़े को अपने इनकम, खर्च, कर्ज और फाइनेंशियल गोल्स पर खुलकर बात करनी चाहिए। इससे न केवल ट्रस्ट बनता है बल्कि फाइनेंशियल तनाव भी कम होता है। एरिन कई टिप्स देती हैं कि कैसे ऑकवर्ड फाइनेंशियल कॉन्वर्सेशंस को हेल्दी बना सकते हैं, जैसे मनी डेट रखना या एक साथ बजट बनाना। अब एक जरूरी सवाल, क्या आपने कभी अपने पार्टनर से बैठकर अपने पैसे की सच्चाई खुलकर शेयर की है? अध्याय 14, पैसे की भाषा बोलना सीखिए। इस अध्याय में एरिन बताती हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की भाषा को समझना क्यों जरूरी है। वो कहती हैं कि अगर आप पैसे को समझते नहीं हैं तो आप कभी उस पर कंट्रोल नहीं पा सकते। बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, क्रेडिट स्कोर, टैक्स ब्रैकेट्स और इन्वेस्टिंग टर्म्स को सीखना एक मजबूत फाइनेंशियल बेस बनाता है। लेखिका इनकरेज करती हैं कि लोग हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा पढ़कर या सुनकर ये स्किल्स सीख सकते हैं और ये लाइफ लॉन्ग काम आएंगे। सोचने वाली बात, क्या आपने कभी खुद से ये पूछा है कि मैं पैसे की भाषा बोलना जानती हूँ? अगर नहीं तो शायद अब शुरुआत करने का सही समय है। अध्याय 15, अपनी फाइनेंशियल टीम बनाइए। इस अध्याय में एरिन लाउरी बताती हैं कि पैसा अकेले मैनेज करना जरूरी नहीं होता, एक सही फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम बनाना उतना ही जरूरी है। इसमें आपकी टीम में कौन कौन हो सकता है? एक भरोसेमंद टैक्स प्रोफेशनल, एक फाइनेंशियल प्लानर, बीमा एजेंट और कभी कभी एक वकील। वो कहती हैं कि आपको इन प्रोफेशनल्स को हायर करने से पहले उनके क्रेडेंशियल्स और फी स्ट्रक्चर्स को समझना चाहिए और ये जानना चाहिए कि वे आपके फाइनेंशियल गोल्स को समझते हैं या नहीं। कई बार लोग सोचते हैं कि ऐसे लोग सिर्फ अमीरों के लिए होते हैं, लेकिन सही सलाह मिलना आपके पैसे को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकता है। अब सवाल यह है कि आपने कभी सोचा है कि आपकी अपनी फाइनेंशियल टीम कैसी दिखेगी? अध्याय 16, पैसे को लेकर बातचीत कैसे करें, मनी टॉक करना सीखें। इस अध्याय में एरिन लाउरी एक बेहद जरूरी लेकिन अक्सर टाल दी जाने वाली बात करती हैं, पैसे पर बातचीत करना। वो कहती हैं कि चाहे बात हो रूममेट से किराए बांटने की, पार्टनर से फाइनेंशियल प्लानिंग की या फैमिली से लोन लेने देने की, इन सब में एक चीज कॉमन है, ईमानदार, साफ और समय पर बातचीत। लाउरी ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स देती हैं जिससे ऑकवर्ड फाइनेंशियल कॉन्वर्सेशंस को आसान बनाया जा सकता है। बातचीत की शुरुआत कैसे करें, किसी से पैसे मांगने या देने के सही तरीके, बाउंड्री सेट करना और नो कहना भी सीखना। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका कोई दोस्त बार बार बाहर खाने की जिद करता है तो आप कैसे मना करें बिना दोस्ती खराब किए? लाउरी कहती हैं, ट्रांसपेरेंसी और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों साथ चल सकते हैं। अब एक सोचना वाला सवाल, क्या आप अपने करीबियों से पैसे पर खुलकर बात करने में सहज हैं? अगर नहीं तो क्या आपको कोई चीज रोक रही है? अध्याय 17, निवेश की शुरुआत कैसे करें, डर को मात दीजिए। इस अध्याय में एरिन लाउरी निवेश से जुड़ी सबसे बड़ी बाधा पर बात करती हैं, डर और भ्रम। अधिकतर मिलेनियल सोचते हैं कि निवेश सिर्फ अमीरों का खेल है या बहुत जटिल होता है, लेकिन एरिन कहती हैं कि ये एक मिथ है। सच ये है कि निवेश की शुरुआत छोटे अमाउंट से भी हो सकती है और इसके लिए फाइनेंस की डिग्री की जरूरत नहीं होती। वो कुछ बेहद जरूरी बातें बताती हैं। इन्वेस्टिंग जल्दी शुरू करें, चाहे छोटी राशि से ही क्यों न हो, क्योंकि टाइम मनी, इंडेक्स फंड्स जैसे साधारण और कम रिस्क वाले ऑप्शन नए निवेशकों के लिए बेहतर होते हैं। अपने एम्प्लॉयर्स रिटायरमेंट प्लान्स जैसे 401k का फायदा उठाएं और सबसे जरूरी, मार्केट के उतार चढ़ाव से डरे नहीं, ये लॉन्ग टर्म गेम है। लाउरी आसान उदाहरणों और रिलेटेबल लैंग्वेज में समझाती हैं कि अगर आप हर महीने थोड़ी सी राशि ऑटोमेटिक तरीके से इन्वेस्ट करें तो आप धीरे धीरे वेल्थ बिल्डिंग की राह पर बढ़ सकते हैं। एक जरूरी सवाल, क्या आपने अब तक निवेश शुरू नहीं किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको पूरी जानकारी नहीं है या डर लगता है? तो क्या आपने कभी सोचा है कि न शुरू करना ज्यादा रिस्की है? अध्याय 18, क्रेडिट स्कोर का महत्व, ये आपके फाइनेंशियल भविष्य की चाबी है। इस अध्याय में एरिन लाउरी आपको क्रेडिट स्कोर की असली ताकत समझाती हैं और क्यों ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है। वो बताती हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर ये तय करता है कि आप लोन पर कितना ब्याज देंगे, आपको रेंट पर घर मिलेगा या नहीं, और यहाँ तक कि कुछ नौकरियों में भी इसका असर होता है। एक अच्छा स्कोर आपको कम ब्याज दरों, बेहतर क्रेडिट कार्ड ऑफर और ज्यादा फाइनेंशियल अवसर दिला सकता है। लाउरी ये भी सिखाती हैं कि स्कोर को सुधारने के लिए क्या करें। समय पर बिल चुकाएं, क्रेडिट लिमिट का कम इस्तेमाल करें, पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री को बनाए रखें, एक से ज्यादा बार क्रेडिट रिपोर्ट न खिंचवाएं। वो ये भी बताती हैं कि annualcreditreport.com का लिंक जैसे प्लेटफॉर्म से आप हर साल मुफ्त में अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। एक सोचने वाली बात, क्या आपका क्रेडिट स्कोर आपकी जिंदगी के फैसलों को चुपचाप कंट्रोल कर रहा है बिना कि आप इसे समझे हुए? अध्याय 19, क्या तुम्हें क्रेडिट कार्ड चाहिए भी? सोच समझकर करो इस्तेमाल।
इस अध्याय में एरिन लोरी बहुत ही ईमानदारी से एक सवाल उठाती हैं कि आपको वाकई में क्रेडिट कार्ड की जरूरत है। वो बताती हैं कि क्रेडिट कार्ड एक सशक्त टूल हो सकता है, लेकिन अगर आपने इसे बिना समझदारी के इस्तेमाल किया तो ये आपके लिए एक जाल भी बन सकता है। इस अध्याय में चर्चा होती है क्रेडिट कार्ड के फायदे, रिवॉर्ड्स, कैशबैक, क्रेडिट स्कोर बढ़ाना, इमरजेंसी में मदद, क्रेडिट कार्ड के नुकसान, हाई ब्याज दर, ओवर स्पेंडिंग का खतरा, कर्ज में फंसने की संभावना। एरिन एक जरूरी बात समझाती हैं, अगर आप हर महीने पूरा बिल चुका सकते हैं तो क्रेडिट कार्ड फायदेमंद है, लेकिन अगर आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते हैं तो आप धीरे धीरे कर्ज के दलदल में फंस सकते हैं। वो सलाह देती हैं कि अगर आप अभी तक बजट नहीं बना पाए हैं या खर्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्रेडिट कार्ड से फिलहाल दूरी बनाए रखें। एक सीधा सवाल आपसे, क्या आप क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं या वो आपको हैंडल करेगा? अध्याय 20, अपने साथी से पैसों पर कैसे बात करें, प्यार और पैसा साथ चले। इस अध्याय में एरिन लॉरी एक ऐसा विषय उठाती हैं जिसे ज्यादातर लोग टालते हैं, पार्टनर से पैसों पर खुलकर बातचीत करना। वो बताती हैं कि फाइनेंशियल टेंशन कई रिश्तों में झगड़े और ब्रेकअप की सबसे बड़ी वजह होती है, लेकिन अगर आप शुरू से ही पारदर्शिता रखें तो ये रिश्ते को और मजबूत बना सकता है। इस अध्याय में आपको सिखाया जाता है फाइनेंशियल बातें जल्दी शुरू करें, खासकर जब रिश्ता सीरियस हो जाए। आप दोनों के पैसे को लेकर मूल विचार समझना जरूरी है, खर्च करने का तरीका, बचत की आदत, कर्ज पर नजरिया। कठिन सवालों से न भागे। तुम्हारे पास कितना कर्ज है? तुम हर महीने कितना बचाते हो? तुम फ्यूचर के लिए क्या प्लान कर रहे हो? एरिन कुछ फाइनेंशियल डेट्स का आइडिया भी देती हैं, जैसे कि हर महीने एक बार बैठकर बजट और गोल्स डिस्कस करना, जिससे फाइनेंशियल प्लानिंग एक टीम वर्क बन जाए। सोचिए, आप अपने पार्टनर से हर बात शेयर करते हैं तो फिर पैसों की बातें क्यों नहीं? अध्याय 21, जब आपको पैसों की जरूरत हो, मदद मांगना शर्म की बात नहीं है। इस अध्याय में एरिन लोरी एक बहुत ही संवेदनशील लेकिन जरूरी विषय पर बात करती हैं, जब आपको सच में पैसे की जरूरत हो तो क्या करें। वो बताती हैं कि कई बार जिंदगी में ऐसी स्थिति आ सकती है जब हमारी सेविंग्स खत्म हो जाए, कोई आपातकाल आ जाए या कोई बड़ा खर्चा अचानक आ जाए। ऐसे वक्त में जरूरी है कि हम 1. अपनी स्थिति को स्वीकार करें। पैसे की तंगी से गुजरना एक इमोशनल स्ट्रेस भी होता है, लेकिन सबसे पहला कदम है इस स्थिति को छिपाने के बजाय स्वीकार करना। 2. शर्म और अपराध बोध को दूर करें। एरिन कहती हैं, कर्ज मांगना, मदद लेना या सरकारी सहायता लेना शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात तब है जब आप अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करके खुद को और खराब स्थिति में धकेलते हैं। 3. स्मार्ट चॉइस लें। परिवार या दोस्तों से मदद मांगें, लेकिन एक साफ रीपेमेंट प्लान बनाकर। कम इंटरेस्ट वाली लोन स्कीम्स को चुनें। अपनी जरूरतों और चाहतों में फर्क करें और खर्चों को तुरंत कंट्रोल करें। 4. कम्युनिटी सपोर्ट और सरकारी योजनाओं की जानकारी लें। अमेरिका में फूड स्टैम्प्स, हेल्थ असिस्टेंस जैसी योजनाएं हैं। इंडिया में भी कई सरकारी राहत योजनाएं हैं जिनका सही उपयोग किया जा सकता है। 5. खुद पर भरोसा रखें। सबसे अहम बात यह है कि ये दौर भी गुजर जाएगा। आपकी आज की जिम्मेदारी कल की आजादी की ओर एक कदम है। आखिरी संदेश, जब जरूरत हो मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। अध्याय 22, अपनी फाइनेंशियल जर्नी खुद तय करें, अब कमान आपके हाथ में है। एरिन लॉरी ब्रोक मिलेनियल की आखिरी अध्याय में हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती हैं। अब तक जो आपने सीखा है उसका असली असर तभी दिखेगा जब आप एक्शन में आएंगे। यह अध्याय एक तरह से रिकैप है, लेकिन उससे बढ़कर एक प्रेरणा का स्रोत है। 1. फाइनेंशियल आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है? ये सिर्फ अमीर बनने की बात नहीं है, बल्कि इसका मतलब है आप पैसों पर कंट्रोल रखते हैं, वो आप पर नहीं। आप जानते हैं कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं। आप खुद तय करते हैं कि आपकी जिंदगी के गोल्स क्या हैं और उन्हें कैसे पूरा करना है। 2. हर किसी का रास्ता अलग है। एरिन ये भी याद दिलाती हैं कि फाइनेंशियल जर्नी में कोई एक परफेक्ट तरीका नहीं होता। आपका करियर, आपकी इनकम, आपकी जिम्मेदारियां सब अलग हैं। इसलिए खुद से तुलना करने के बजाय अपने रास्ते को अपनाएं। 3. छोटे छोटे एक्शन लीजिए, बड़ा फर्क पड़ेगा। एक छोटा सा ऑटोमेटिक सेविंग्स प्लान शुरू करना, हर महीने एक खर्चा कम करना, एक नया फाइनेंशियल टारगेट बनाना। ये छोटे कदम ही आपको ब्रोक से फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट इंसान बनाएंगे। 4. अब देर नहीं करनी है। एरिन कहती हैं, आपको इसे पूर्णतः सही करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस इसे जारी रखना है। यानी परफेक्ट प्लान का इंतजार मत करो, बस शुरू कर दो। तो दोस्तों, अब जब आपने इस किताब से सारे फाइनेंशियल मंत्र सीख लिए हैं तो उन्हें अपनी जिंदगी में उतारने का वक्त आ गया है। आपका भविष्य आपके हाथ में है और आप इसे शानदार बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी ब्रोक मिलेनियल की कहानी, एक आम इंसान की जो अपनी फाइनेंशियल सोच और आदतों को बदलकर बन जाता है स्मार्ट मनी मैनेजर। अगर आपने ध्यान से सुना है तो अब आप जान चुके होंगे कि पैसे को लेकर सोच बदलना ही पहला और सबसे जरूरी कदम है। याद रखिए, बड़े लक्ष्य सिर्फ बड़े पैसों से नहीं, सही प्लानिंग और छोटी छोटी समझदारी भरी आदतों से पूरे होते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं आपकी सबसे बड़ी मनी स्ट्रगल क्या रही है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए बुक साम्राज्य को, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते मिलती हैं ऐसी किताबें जो आपको बनाए फाइनेंशियली स्मार्ट और मेंटली रिच। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई किताब और नई सोच के साथ। तब तक याद रखिए, अमीरी दिमाग में शुरू होती है, जेब में नहीं।